नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर अपना ये विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जिसमें दिन भर होने वाली कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल दौरे पर त्रिशूर में की गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना। राज्य को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक को करेंगे संबोधित। अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति आज मंदिर परिसर में करेगी प्रवेश। मूर्ति को कराया जाएगा परिसर का भ्रमण। पीएम ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किए गए आखिरी श्लोक को किया साझा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियों के कार्यालय के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया है भवन का निर्माण। सिखों के 10वें और अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर वीडियो साझा कर उनके साहस और करुणा को किया याद। ईरान का पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैशुल अदल के ठिकानों पर हवाई हमला। 2 बच्चों की मौत, 3 घायल। पाकिस्तान ने की हमले की निंदा। कतर और फ्रांस की मध्यस्थता में बंधकों सहित गाजा को मानवीय मदद देने पर इजराइल और हमास में समझौता। राफा बॉर्डर के पार ले जाने से पहले कतर से मिस्र के लिए सहायता होगी रवाना। तीन मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में आज भारत अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने त्रिशूर में गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली अयोध्या से बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोलकाता से अयोध्या के लिए हवाई सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोलकाता से अयोध्या के लिए हवाई सेवा और अयोध्या से बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा की इस समय शुरुआत कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोची के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित एक समारोह में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब पीएम यहां पर बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारियों की एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर केरल में हैं। केरल पहुंचने पर कोची में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कोची में रोड शो में जनता ने पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री का 2 हफ्तों के भीतर केरल का ये दूसरा दौरा है। कोची यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 3 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक और CSL की इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी और पुथुआइपिन
कोची में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं भारत के पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने और इसका क्षमता निर्माण करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही जबरदस्त लहर चल रही है। लोगों ने एलडीएफ को देखा, यूडीएफ को देखा और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से पिछली बार युवम रैली में कोचिन में और अभी विमेंस रैली में थ्रिशूर में जिस तरह से भीड़ उमड़ आई, वो दर्शाता है कि मोदी अब घर घर केरल में कैसे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के शक्ति केंद्र के प्रमुखों को भी संबोधित करेंगे। शक्ति केंद्र सम्मेलन पहली बार केरला में प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ऐसा बूथ इंचार्ज, 3-4 बूथों का इंचार्ज है, शक्ति केंद्र प्रमुख है। ऐसे 6,000 कम से कम 6,000 हमारे कैडर्स, कार्यकर्ता आ रहा है। केरल के लोग पीएम मोदी के दौरे को लेकर खासा उत्साहित हैं। हाल के महीनों में पीएम मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में न केवल केरल में बीजेपी का खाता खुलेगा, बल्कि बीजेपी आधे दर्जन सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोची। और अब बात अयोध्या धाम की। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया है और कहा है कि उनकी कमी खलेगी। आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि जैसा कि देश बड़े उत्साह के साथ 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहा है, जिन लोगों की कमी खलेगी उनमें से एक हैं हमारी प्यारी लता दीदी। यहाँ उनके द्वारा गाया गया एक श्लोक है। उनके परिवार ने मुझे बताया कि ये आखिरी श्लोक था जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री और आपको बता दें कि श्री राम मंदिर में
रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान चल रहे हैं। आज इसका दूसरा दिन है। आज से राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान किया जाएगा। आज रामलला की मूर्ति परिसर में प्रवेश करेगी और मूर्ति को परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। फिर मंदिर परिसर में बने यज्ञ मंडप में अनुष्ठान शुरू होंगे। कल पहले दिन प्रायश्चित पूजा के दौरान रामलला से क्षमा मांगी गई। ये क्षमा मूर्ति बनाने के दौरान छेनी, हथौड़ी या फिर किसी भी वजह से उन्हें जो चोट लगी होगी उसके लिए मांगी जाती है। इसके बाद कर्मकुटी पूजन की प्रक्रिया हुई। इस पूजन के बाद ही मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मूर्ति निर्माण स्थल की पूजा हुई। मूर्ति का शुद्धिकरण करते हुए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, जो 22 जनवरी को खोली जाएगी। खड़ी प्रतिमा में रामलला को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। 150 किलो से 200 किलो के बीच में मूर्ति का वजन है। कल 18 तारीख को गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होगी। अयोध्या में 16 जनवरी मंगलवार से 7 दिनों के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हुई है और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। आज के अगर विशेष अनुष्ठान के दूसरे दिन की बात करें तो किन किन विधियों का एक तरीके से उनका पालन किया जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की वो प्रतिमा जिसका प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका विशेष स्नान किया जाएगा। विशेष स्नान की विधि के बारे में जो अभी तक जानकारी है उसमें देश भर के अलग अलग जगहों से लाई गई मिट्टी हो, तमाम नदियों से लाया गया जल हो, उसमें सर्व औषधि का मिश्रण किया जाएगा। उसके साथ साथ उसमें गौमूत्र भी मिलाया जाएगा। इसके बाद जो जल तैयार होगा उससे भगवान की मूर्ति का विशेष स्नान कराया जाएगा। आज के दूसरे दिन के अनुष्ठान की दूसरी विधि के बारे में अगर बात करें तो प्रसाद परिसर में भगवान की मूर्ति का भ्रमण कराया जाएगा। तो ये दूसरे दिन के अनुष्ठान की कुछ प्रमुख बातें हैं। और अगर हम पहले दिन के अनुष्ठान की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट की ओर से जो जजमान अनिल मिश्रा जी नियुक्त किए गए थे, कल उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया, प्रायश्चित अनुष्ठान की पूरी विधियों का पालन किया, उन्होंने गौदान किया और 10 विधि स्नान के माध्यम से शारीरिक और मानसिक तौर पर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया। तो 22 जनवरी तक 7 दिनों का जो कल से शुरू हुआ है विशेष अनुष्ठान वो चलता रहेगा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को जब होगी तो 500 वर्षों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता नजर आएगा और उसके बाद सबको इंतज़ार है कि भगवान रामलला के दर्शन करने का वो एक इंतज़ार ख़त्म होगा। अपने कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम से। तो ये खबरें अभी जारी रहेंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया।
कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लोगों की भारी भीड़ वहां पर पहुंच रही है। इतने बड़े कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इन इंतजामों में बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती है, विशेष सुरक्षा दस्ता है और बम निरोधक दस्ते भी शामिल हैं। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। 22 जनवरी से पहले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में बड़ी संख्या में वीवीआईपीज़ के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे आम लोग भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा भी चाक चौबंद करने की बात की जा रही है। मैं इस वक्त अयोध्या के आइकॉनिक जो हमारा लता मंगेशकर चौक है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम भी काफ़ी खास किए गए। इस वक्त बम निरोधक दस्ता से टीम हमारे साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम कर्मी हैं, डॉग भी है इनके साथ में। सर, क्या जिम्मेदारी आप लोगों को यहाँ पे दी गई है? बस ये सुरक्षा की और चेकिंग की जा रही है पार्क में, पब्लिक और पैलेसों पर इनका सुरक्षा की दृष्टि से वीआईपी आने वाले हैं, उससे पहले चेकिंग चल रही है। आप लोग बम निरोधक दस्ते से हैं? जी सर, बम निरोधक दस्ता। तो किस प्रकार का प्रोटोकॉल रहता है आपके साथ में? डॉग भी है और आप सब लोग भी अपने इक्विपमेंट्स के साथ में हैं? हाँ, उपकरण लेकर साथ में डॉग भी है, ये भी काम करेगा। उपकरणों के द्वारा भी चेकिंग करी जाएगी, डॉग के द्वारा भी चेकिंग की जाएगी। तो शहर में अलग अलग जगहों पे आप लोगों की जिम्मेदारी है? हाँ, सब जगह पे लगी हुई है, जहाँ जहाँ टीमें लगी हुई हैं। हम नया घाट पे लगाया गया है और जगह जगह पे टीमें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि आपके साथ में तमाम इक्विपमेंट्स भी हैं, जहां पे किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु हो उसको चेक करने को लेकर तमाम इक्विपमेंट्स भी हैं और विशेष ट्रेनिंग के साथ जो कुत्ते होते हैं वो भी हैं। इसका क्या नाम है इनका? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड? एंड्रॉइड सर। एंड्रॉइड है ये।
ये इस वक्त सुरक्षा की व्यवस्था में मुस्तैद हैं और हालांकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बट चूंकि ये सुरक्षा कर्मी के तरीके से हैं तो अपने आप में इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, इनका तो सहयोग लेने की ज़रूरत है। और ये सब ट्रेंड है और ये दिखाता है किस प्रकार से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आइए आपको कुछ और तस्वीर भी दिखाते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पे आइकॉनिक एक तरीके से लता मंगेशकर चौक बनने के बाद से हर व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है। आप देखिए यहाँ पे विशेष तौर पर यहाँ पे स्वाट टाइप की टीम भी मौजूद की गई है। ब्लैक कैट कमांडोज हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से निपटने के लिए ये दस्ता मौजूद है। ये ब्लैक कैट कमांडोज यहाँ पे मौजूद हैं, ये मुस्तैद हैं लगातार और इनकी मुस्तैदी इस बात की सुरक्षा कहीं ना कहीं का भाव पैदा करती है कि यहाँ पे आने वाला हर व्यक्ति इस प्रकार के लोगों के साथ में सुरक्षित है, क्योंकि ये लोग मुस्तैद हैं और लगातार इनके जो हथियार हैं, उपकरण हैं और ये लगातार टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े हुए भी हैं। यहाँ पे आप पुलिस चौकी नया घाट कोतवाली भी आप देख सकते हैं, पुलिस की मौजूदगी पहले से है। बम स्क्वाड डिस्पोजल वाला जो दस्ता है वो बुलाया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, विशेष तौर से ब्लैक कैट कमांडोज लगाए गए हैं, पुलिस की मौजूदगी है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के कर्मी भी लगाए गए हैं। तो ये महज एक चौराहे की बात नहीं, बल्कि अयोध्या के आने वाले एंट्री पॉइंट से लेके अयोध्या के हर एक गली नुक्कड़ चौराहे पर हर प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसका इंतजाम किया गया है। और ये बताता है कि 22 तारीख से पहले सुरक्षा की बात हो, साफ सफाई की बात हो या फिर किसी भी प्रकार के इंतजाम की बात हो, हर वो काम किया जा रहा है जिसकी वजह से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के 22 तारीख के कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई बाधा न आने पाए। आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। और अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में योगी सरकार ने नए इलेक्ट्रिक ऑटो सेवा शुरू कर दी है, जो कि यात्रियों को शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में जाने में मदद करेगी। खास बात यह है कि ये बैटरी चालित है और 2 तरह की है जो पुरुष और महिलाएं चला रही हैं। जो पिंक ऑटो हैं वो खास तौर पर महिलाओं द्वारा संचालित हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूर के त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा और दर्शन किए हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूर के त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा और दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं त्रिशूर के त्रिप्रयार मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा और दर्शन किए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र और केरल के दौरे पर हैं, जहां सुबह उन्होंने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में हैं, जहां पर वो पूजा और दर्शन उन्होंने किए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रामास्वामी मंदिर में उनका ये दर्शन करना भी शामिल है। त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर केरल के नट्टिका गांव में है, जो कि कोच्चि हवाई अड्डे से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। तो बेहद ख़ास है ये मंदिर, क्योंकि आपको बता दें क्या कुछ खासियत है त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर के बारे में। अनोखी बात, खास बात ये है कि यहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति चतुर्भुज विष्णु की तरह दिखती है, जिनकी 4 भुजाएं शंख, चक्र, धनुष और माला है। त्रिप्रयार श्री राम मंदिर लकड़ी की नक्काशी से भरा हुआ है और गर्भगृह आकार में गोलाकार है, जिसमें शंखाकार ढकी हुई तांबे की छत है और सुनहरे थजिक्का कुदम का मुकुट है। यहाँ पर भगवान श्री राम की 6 फुट ऊंची खड़ी मुद्रा में मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। मंदिर की जो दीवारें हैं वो भित्ति चित्रों और रामायण के दृश्यों से भरी पड़ी हैं। मूर्तिकला चित्रण से रामायण के दृश्यों को मूर्तिकला चित्रण के द्वारा सजाया गया है। तो बेहद ख़ास ये मंदिर है। मंदिर में तांबे से बने नमस्कार मंडप में प्रचुर मात्रा में नक्काशी भी देखने को मिलती है। 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाली लकड़ी की यहाँ पर नक्काशी है और मूर्ति के पीछे एक दीपक है
जो कि हमेशा जलता रहता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि पूजा अर्चना के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। त्रिप्रयार मंदिर से, त्रिप्रयार को त्रिप्रयार थेवर या फिर त्रिप्रयार के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि समुद्र से निकली भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मण जी, भरत जी और की भी मूर्तियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंदिर में मौजूद हैं और त्रिप्रयार मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिप्रयार मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर त्रिशूर सिटी सेंटर से करीब 22 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और बेहद महत्वपूर्ण ये मंदिर है। इस मंदिर में समुद्र से निकली भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की मूर्ति यहां पर स्थापित की गई थी। खड़ी मुद्रा में यहां पर श्री राम की मूर्ति स्थापित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का आंध्र और केरल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां बहुत सारी परियोजनाओं की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को, केरल वासियों को। वहीं मंदिर में जिस प्रकार से पूजा अर्चना की है, वो प्रधानमंत्री जब भी किसी दौरे पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो वहां के मंदिर में ज़रूर दौरा करते हैं और वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में योगी सरकार ने नए इलेक्ट्रिक ऑटो सेवा शुरू कर दी है, जो कि यात्रियों को शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में जाने में मदद करेगी। खास बात यह है कि ये सब बैटरी चालित हैं, 2 तरह की हैं, पुरुष और महिलाएं चला रही हैं। जो पिंक ऑटो हैं वो खास तौर पर महिलाएं द्वारा संचालित हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। जब आप अयोध्या से कहीं से भी गुजरते हैं तो आपको रंगत नजर आती है, सज रही अयोध्या की, सवर रही अयोध्या की। सलीके से आपको दुकानें दिखाई पड़ती हैं, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे आपको तमाम व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। और अयोध्या नगर निगम के माध्यम से यहाँ पर ईट राइट अयोध्या एक तरीके से अभियान चला, जहाँ पे लोग व्यवस्थित तरीके से खा सकें और व्यवस्थित तरीके से बैठ के यहाँ पर लोगों के आने पर उनका स्वागत हो सके। इस प्रकार की कोशिश की गई खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन नगर निगम अयोध्या के माध्यम से। ये महज एक छोटा बाजार नहीं इस अयोध्या के नए घाट पे, बल्कि यहाँ पे जब ये दुकानें आवंटित की गई तो उससे पहले इन तमाम लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद उनकी लिखित परीक्षा हुई। जो सफल अभ्यर्थी थे उन लोगों की सरकार के माध्यम से 2-2 महीने की ट्रेनिंग दी गई 5 सितारा होटल में, ताकि वो खाने को सही तरीके से बनाने का सलीका सीख सकें, लोगों की आवभगत करने के बारे में एटिकेट सीख सकें और यहाँ पे जो लोग भी आए उनका आतिथ्य इस तरीके से हो कि वो अयोध्या आने का बार बार मन करे। तो कैसे तमाम लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई है, लोगों के आतिथ्य के लिहाज से, इन तमाम लोगों का रोजगार को आगे बढ़ाने के लिहाज से। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ इंदर वासवानी जी। इंदर जी, ये दुकानें किस तरीके से अलॉट हुई और कैसे आप लोगों की ट्रेनिंग हुई और उसका क्या फ़ायदा मिला? हमें ऑनलाइन ये फार्म भरे थे, उसके बाद हमें दुकान अलॉट हुई। योगी जी आए थे लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन करने, पर्ची द्वारा निकली गई, जिसका इसका नाम आया उसका मिला। और फिर ट्रेनिंग भी हुई आप लोगों की? जी, ट्रेनिंग भी हुई, बनाने की ट्रेनिंग। आपको ये सब आता है कि नहीं आता है? उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा मिला? आपको लगता है कि आपको लोगों से बेहतरी से खाना बनाना, परोसना, लोगों से आतिथ्य उनका बेहतर हो सके, उसका फ़ायदा मिला? जी, फ़ायदा मिला ना, वो सब फ़ायदा मिला। ये चल रहा है, देखिए सैंडविच खा रहे हैं बच्चे लोग। किस तरह से आपको ये दुकान अलॉट हुई, क्या फ़ायदा हुआ और ट्रेनिंग कैसे हुई आपकी? ट्रेनिंग सर हमारी हुई थी वहाँ अवंतिका होटल में, लगभग 2 महीने लगभग चला था, जिसमें बैन था कि गुटखा और सिगरेट वगैरह आपको नहीं कभी खाना ना, तो काउंटर भी खाना है। इसके बाद जो है कि लगभग और ऑस्ट्रेलिया वाले आए थे सर वहाँ से,
2 महीने लगभग चला था ट्रेनिंग, और पूरा लाइफ टाइम पूरा था। और ये पूरा साफ सफाई का विशेष ध्यान है, आपको पूरा एकदम ध्यान है। कोई भी यही इच्छा नहीं कि कोई बासी खाना किसी को खिलाना है, जब भी बनाना जैसे जैसा कस्टमर मांगे वैसे उसको संतुष्ट करना है। ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा मिला और किस तरीके से अब जब आप लोगों को खाना परोसते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नज़र आता है? हाँ सर, जो पहले जैसे नहीं जानकारी थी उसका भी उतनी जानकारी हुई, और जो गलती होती थी उसकी सुधार में आ गया है। ट्रेनिंग का यही फ़ायदा होता है, जैसे जो चीज़ नहीं आता उसको तो ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है। तो लगातार लोगों का आने का सिलसिला बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कारोबार भी बढ़ रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर किस प्रकार की ट्रेनिंग का और पारदर्शी व्यवस्था का फ़ायदा मिला है। रिंकू जी हैं हमारे साथ में। रिंकू जी, आपको ये दुकान किस व्यवस्था के तहत, पारदर्शी व्यवस्था से लॉटरी कैसे हुई? जी, ये हम गांधी आश्रम के सामने ठेला लगाते थे, ठेले के माध्यम से ये हमको जो दुकानें मिली हुई हैं और खाद्य विभाग की तरफ से मिला हुआ हमको। आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी, उसका क्या फ़ायदा मिला? जी, ट्रेनिंग में ये पूछा गया था हमसे कि कौन सा तेल यूज करते हैं, कौन सा मसाला यूज करते हैं, क्या चीज़ इसमें डालते हैं, सब इसको ट्रेनिंग देके हम सबको मिली है दुकान। ये आपको सिखाया क्या गया ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में गाहकी जो भी कस्टमर आएगा कैसे बात करनी है, कैसे उनको सामान देना है, कैसे बैठाना है, क्या क्या सिस्टम से सब रहेगा इसमें। तो अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कारोबार बढ़ रहा है? जी जी, कारोबार तो अच्छा ही चल रहा है। लोग भी आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है उन सबको, दुकान देखते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया है ये। बिल्कुल, अपने आप में कहीं ना कहीं साफ तौर से आप देख सकते हैं कि महज रिंकू ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, युवा हैं अयोध्या के, जिनको रोजगार मिला है। और रोजगार देना ही काम नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को व्यवस्थित तरीके से काम मिल सके, यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक हों, लोगों को दिक्कत ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और जो कोई भी अयोध्या धाम आ रहा है उसका अनुभव ऐसा हो कि वो बार बार आने का मन करे। कैमरा सहयोगी गौरव गिरी के साथ में आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूएई के बीएपीएस मंदिर के स्वयंसेवक और एक यूपीएससी उम्मीदवार ने राम मंदिर के महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं। इस मौके पर स्वयंसेवक ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल है। राम मंदिर हिंदू लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है, हम जानते हैं। और राम मंदिर जब बनेगा तो इससे राष्ट्र का मंगल होगा। दूसरी बात करें तो राम मंदिर में विश्व के बहुत अधिक विश्व से बहुत सारे हरिभक्त पधारेंगे, लोग पधारेंगे। तो राम भगवान से बहुत सी चीज़ें सीख करके जाएंगे, जैसे मर्यादा। उसके बाद हम बात करें संयमशील, तो राम मंदिर इन सब गुणों का सिद्ध होगा, उन सबके जीवन के अंदर ये गुण भी आएंगे। तो हम ऐसा आशा करते हैं और ज़रूर ये सब गुण आएंगे सबके अंदर। जितने भी लोग आपका ये फिलहाल इंटरव्यू देख रहे होंगे वो आपको देख के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि यूथ होने के नाते और आप अभी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और आपका जो डिवोशन लेवल है राम भगवान के प्रति वो बहुत ही डीप है। कैसे समझते हैं कि यूथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करना? जी बिल्कुल, हम यूथ की बात करें तो मैं भी एक यूथ ही हूँ और यूपीएससी एस्पिरेंट है, हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें यह सीखने को मिलता है कि राम भगवान एक आदर्श भगवान की तरह हम देखें, अगर हम उनको एक जीवन की तरह देखा जाए तो एक उनका आदर्श जीवन था। उन्होंने माता पिता की हर एक आज्ञा का पालन किया। तो हम ये चीज़ सीखेंगे कि हम कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए, कुछ ही बन जाए, पर माता पिता की जो आज्ञा है उनका हम हमेशा पालन करेंगे। और आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से मर्यादा रखनी चाहिए जीवन के अंदर, तो हम इस चीज़ का भी हम पूरा पालन करेंगे। भोपाल के 81 वर्षीय अरविंद कुमार दीवान अब तक कागज़ पर 2 करोड़ से ज़्यादा बार राम का नाम लिख चुके हैं और चित्र उकेर चुके हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे ही घोषित हुई थी, उन्होंने एक रजिस्टर के पन्नों पर रामचरितमानस के सभी पात्रों के नामों को राम नाम से चित्रित करना शुरू कर दिया था। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आते आते अब सुंदर चित्रण से ये रजिस्टर पूरा भर चुका है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। अरविंद दीवान अब इस रजिस्टर को अयोध्या जाकर भगवान श्री राम को समर्पित करना चाहते हैं। राम नाम लिखने की प्रेरणा अरविंद जी को उनके पिता से मिली थी, जिनका नाम ही अयोध्या था।
ये तस्वीर राम के प्रति आस्था और विश्वास की है, राम के प्रति अटूट प्रेम की है और एकाग्रता की है। राम नाम लिखकर कई सारी आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी। राम भी दिख रहे हैं, हनुमान भी दिख रहे हैं, भगवान राम का नाम भी लिख रहा है और बहुत छोटे छोटे अक्षरों से राम के जरिए ही इनको उकेरा गया है। अरविंद दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये लिखा है और अब तक करीब 2 करोड़ से ज़्यादा राम नाम जो है वो लिख चुके हैं और उस राम नाम से लिखने से कई आकृतियां उकेर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, ये प्रेरणा सबसे पहले तो कैसे मिली आपको कि राम नाम लिखना है और 1 नहीं 2 नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं 2 करोड़ पार कर दिया आपने? तो राम की प्रेरणा तो मेरे जनक ही रहे। पूर्व में सबसे प्रारंभ में जब मैं छोटा था, बचपन में, तब हमारे पिताजी, इनका नाम श्री अयोध्या प्रसाद दीवान, तो वो अयोध्या का नाम जब से मेरे ही मन में ऐसा बसा हुआ है कि जिसके कारण मैं इस काम को करने में खुशी तैयार हुआ। तो 22 तारीख को भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में जी। पूरा जीवन आपने राम नाम लिखने में लगा दिया है जी हाँ। कितना बड़ा पल आपके लिए है, आप जैसे राम भक्तों के लिए ये होने जा रहा है? जी हाँ, अरे यही तो सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे ही कुल में जन्म मिला कि मैं राम नाम से शुरू से प्रेरित रहा और अब तो रोज राम नाम लिखते ही रहता हूँ मैं देख रहा हूँ अयोध्या भी लिखा हुआ है इसमें, कई सारे पात्रों के नाम भी लिखे हैं। इसमें सारे जितने भी पात्र हैं रामायण में शुरू से लेके आखिरी तक जितने भी पात्र हैं उन सब पात्रों को मैंने इसमें लिखा है और उसमें अंदर में राम राम भरा है और बाहर भी राम राम लिखा है। पूरा पेज राम से ही भरा हुआ है। वो एक ही कॉपी में 3 लाख राम राम लिखे हुए हैं। मेरी इच्छा तो ये है कि अब जब से ये अयोध्या का नाम सुना है कि अयोध्या में जाके ये मैं समर्पित करूं राम नाम। इसको राम नाम लिखने से तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, घर परिवार में खुशहाली भी बहुत रहती है हर तरह से, और लिखने का इसका अलग ही एक आनंद आता है लिखने में। नाना जब लिखना चालू किया तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का, लेकिन नाना मुझसे यूजुअली फ़ोन से हेल्प लेंगे। उन्हें किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो मुझे बोलेंगे, मैं उन्हें गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाल के या जितने जो नाम लिखे हैं जो नहीं पता है वो गूगल से निकाल के उन्हें सेंड करूँगी, फिर उसे नाना लिखेंगे। अगर कोई नई चीज़ उन्हें जाननी है तो वो बहुत इच्छुक रहते हैं इन सब चीज़ों के। राम को उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और इच्छा यही है कि अब बस जैसे ही राम की प्राण प्रतिष्ठा हो और उसके बाद वो भी दर्शन करने पहुंचे और ये जो अयोध्या और रामचरितमानस के जो पात्र हैं, रामायण के पात्र हैं, ये जो पूरी किताब तैयार हो चुकी है, इसको वो अयोध्या जी पे जाकर वहाँ के बैंक में जमा करवाएं। भोपाल से कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। तो कितनी ही ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें सैल्यूट करने का मन करता है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में देश भर से लोगों को आने का सिलसिला जारी है। ऐसे ही 4 दोस्तों की टोली साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके अयोध्या पहुंची है। इस टोली के 3 सदस्य असम से बंगाल और बिहार होते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता आरेंद्र ने। अयोध्या में सरयू के घाट पर इस वक्त साइकिलिंग करने वाले ऐसे 4 दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनमें से 3 असम से अयोध्या तक लगभग 14 दिन में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, जबकि इनके एक दोस्त हरिद्वार हर की पैड़ी से राम की पैड़ी तक लगभग 5 दिन में 700 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। और ये लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं और इनके मन में ये था कि हम इतनी दूरी तक जाएं और साइकिल से पहुंचे। क्या वजह थी और क्यों ये लोग इतनी दूरी तय करके आए, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, मेरा नाम है आदित्य दे, मैं असम तेजपुर ढेकियाजुली का रहने वाला हूँ। तो हम साइकिलिंग करते हैं
एंड मैं चाहता हूँ कि हमें देख के हमारे जो यूथ हैं वो भी हमें देख के एनकरेज हो कि हाँ हम जैसे साइकिल चला के इतनी दूर आ सकते हैं। तो आप दिन में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर साइकिल चलाइए और हेल्दी रहिए। आपकी साइकिल पे ये देश का तिरंगा झंडा भी है, भगवान का झंडा भी लगा हुआ है। आप अयोध्या आए हैं राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले, क्या मन में था जिसकी वजह से आप अयोध्या तक खींचे चले आए, वो भी साइकिल से? जी पहले बात तो मैं बोलना चाहूँगा साइकिल चलाना मेरा शौक है और हम तीनों का ही शौक है बोल सकते हैं। नहीं तो हम लोग ट्रेन पे भी आ सकते थे या फिर और भी व्यवस्था है उससे आ सकते थे, लेकिन साइकिल से इसलिए आए क्योंकि शौक है और मन में राम जी के लिए भक्ति है, श्रद्धा है और उसी लिए जो शारीरिक शक्ति नहीं आध्यात्मिक शक्ति मैं बोलूँगा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा साइकिल से हम लोग 1400 किलोमीटर 14 दिन में कंप्लीट करके आज अयोध्या में हूँ। जब इस आध्यात्मिक शक्ति की वजह से 14 दिन बाद अयोध्या की धरती पे पहुंचे तो कितनी खुशी हुई, और अब जब भगवान राम का मंदिर बनके उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है तो कितनी अच्छा अनुभूति या खुशी हो रही है आपको? जी देखिए, जब अयोध्या में आने के बाद में इतना लाइटिंग और बाकी जितना आयोजन हो रहा है वो देख के मन में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा किसी न किसी एक जगह पे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कमी है। फिर जब आज राम मंदिर में जब घुसा उसके बाद जो दर्शन किया, फिर मंदिर से निकलने के बाद ऐसा लगा कि जी मैं अभी अयोध्या पे हूँ और मतलब मेरा दिल ठंडक हो गया ऐसा मतलब। जी आपका नाम क्या? और 1400 किलोमीटर साइकिल से 14 दिन में आप असम से चले, बंगाल गए, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश आए हैं, 4 राज्यों का सफर भी तय किया है। ये जो राम के इतने सालों का बाद अभी राम भूमि हो गया, फिलहाल थे अभी तो फाइनली हो गया, तो वो तो खुशी के बाद और क्या बोलो। जय श्री राम। आप इन 3 दोस्तों के साथ चौथे दोस्त हैं जो हरिद्वार हर की पैड़ी से राम की पैड़ी तक का सफर 5 दिन में 700 किलोमीटर तय करके आए। आपके मन में क्या भाव है अब जब राम की पैड़ी पे खड़े होकर हम बात कर रहे हैं? मेरे मन में सिर्फ यही विचार आया कि मैं अपनी यात्रा जो शुरू करूंगा वो हर की पैड़ी से राम की पैड़ी तक करूंगा, और विचार साइकिल से चलने का सिर्फ 2 दिन पहले ही आया था कि सब लोग यात्रा कर रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, तो बस ऐसे ही मन में विचार आया कि यार मुझे साइकिल से चलना चाहिए। तो बस मैं चल पड़ा और निकल पड़ा, और सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक तो साइकिल चलानी है। उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया कि यार रास्ता बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं होने, ना गड्ढे हैं ना कुछ है, तो मेरी यात्रा और भी जल्दी टाइम कम लगा मेरे को यहाँ तक पहुँचने में। और भी 4 दिन तक मुझे हल्का मुल्का जो मुझे थकावट महसूस हुई, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद अभी इतनी एनर्जी है शरीर के अंदर, ज़रूरत नहीं है साइकिल की, मैं भागा चला जाऊँगा। बिल्कुल, ये है महत्वपूर्ण बात कि जब मन में भाव होता है और भगवान का आस्था होती है इस प्रकार की, तो साइकिल से 1400 किलोमीटर का सफर करने के बाद इनको थकान नहीं हो रही है और अब यहाँ से वापस पैदल जाने की भी बात कर रहे हो। शायद यही वजह है कि जब आपका मन राम में लग जाता है तो राम भी आपके ऊपर हर वो कृपा करते हैं जो आपके मन के भाव होते हैं। इन तमाम साइकिलिस्ट के साथ जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं सरयू घाट से, मैं अपने कैमरा सहयोगी गौरव के साथ आरिंद प्रताप सिंह, सरयू घाट, अयोध्या धाम से। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश से रामलला को समर्पित किए जाने वाले उपहारों के आने का सिलसिला भी जारी है, और इसी कड़ी में गुजरात से एक विशाल दीपक आया है जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शुरू होने वाले कार्यक्रम के साथ ही 45 दिनों तक जलेगा। क्या कुछ खासियत है इस दीपक की, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष की इस रिपोर्ट में। जिस तरह से भगवान राम जन्मभूमि के लिए 500 सालों की अनवरत यात्रा रही और उस यात्रा की समाप्ति पर जब भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर यहाँ पर निर्मित हो रहा है, तो भगवान राम के प्रति जिनकी आस्था है उसका आवेग भी अयोध्या की सड़कों पर देखा जा सकता है। यह आवेग ऐसा है, कभी अगरबत्ती के रूप में, धूप बत्ती के रूप में 108 फीट का नज़र आता है, कभी घंटे के रूप में यह 80 टन का नज़र आता है, कभी नगाड़ों के रूप में यह सोने चांदी के पत्रों से चढ़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन हमारे सामने एक ऐसा दीपक भी है जिसे कहते हैं राम दीपक। यह भी गुजरात से चलकर भगवान राम लला के समर्पण के लिए आया है। शैलेन जी हैं हमारे साथ जो इसको लेकर के आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे ये दीपक बनाया और क्या इसकी खासियत है? जय जय श्री राम।
ये श्री राम दीपक जो है वो बड़ौदा शहर में हमारे मनोरथी श्रीमान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल जी ने बनवाया है। और इस दीपक की खासियत जो है वो एक तो 1100 किलो की वजन का दीपक है। दीपक की हाइट जो है 9.5 फीट है, चौड़ाई उसकी 8.5 फीट है और उसमें 501 किलो घी उसमें रह सके उसकी क्षमता है। 5 उसकी बाती बनाई गई है और वो 15 किलो रुई के द्वारा उसकी बाती बनाई गई है। एक बार उसको प्रज्वलित करने से 45 दिन तक वो लगातार जलती रहेगी। और धर्म यात्रा महासंघ जो कि विश्व हिंदू परिषद का यात्रा आयाम है, वो उनके मनोरथी द्वारा जो दीपक बनवाया गया है वो बड़ौदा से यहाँ पे अयोध्या में कारसेवकपुरम में उसको लाया गया है। इस भव्य और विशाल दीपक का निर्माण करने वाले अरविंद भाई हैं गुजरात के। अरविंद जी, कैसे मन में विचार आया कि इतना बड़ा दीपक बनाया और किस तरह से क्या कुछ लगाया और यहाँ लेकर के आए हैं? हम जो दीपक बनाया वो हमारे बड़ौदा में एक अगरबत्ती बना 108 फुट का। वो जो अगरबत्ती बना, फिर विचार आया कि अगरबत्ती के साथ कोई भी घर में जाओ, कहाँ भी जाओ, अगरबत्ती हो उसके साथ दिया होता ही है। वो थोड़ा विचार करके हमारा मन में आया, कुछ भगवान ने आदेश दिया कि भाई कुछ करो, तो मैंने ये दिया का बनाने का चालू किया। ये 1 महीने में दिया तैयार हुआ है, 24 घंटा काम किया था। गुजरात का दीपक होगा, बाती भी बड़ोदरा की होगी और उसमें जलने वाला घी भी गुजरात से ही आएगा और ये सब कुछ समर्पित होगा भगवान श्री राम को। और जब दीपक वहाँ जलेगा 45 दिनों तक अनवरत, तो निश्चित रूप से इसका प्रकाश अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के बाहर भी दिखाई देगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज़। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियों के कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसे दिल्ली के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। शरद पवार ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने बाद में जाने की बात कही है। शरद पवार ने निमंत्रण के लिए मंदिर प्रशासन का धन्यवाद किया है। शरद पवार ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि ईडी ने देर रात हजारीबाग से इजहार अंसारी को गिरफ्तार किया है। इजहार को कोयला मामले में गिरफ्तार किया गया है। इजहार अंसारी झारखंड का एक बड़ा कोयला कारोबारी है। इससे पहले भी ईडी ने उनके यहाँ छापा मारकर करीब 3.5 करोड़ की नकदी बरामद की थी। शेल कंपनियों की मार्फत ये सस्ता कोयला सरकार से खरीदता था और उसकी ब्लैक मार्केटिंग करता था। इसको राजनीतिक संरक्षण भी इस काम के लिए मिला हुआ था।
और अगली खबर, असम के दरांग में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके 7:54 पर महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाशोत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर श्री गुरु गोविंद जी को याद करते हुए लिखा है कि मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाशोत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके साहस और करुणा को याद करता हूं। उनका जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बना हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। सूरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े। मेरा सतगुर बैठा माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। मैं पिता 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। और तमिल सिनेमा के दिग्गज अदाकारा और कद्दावर सियासी नेता एम.जी. रामचंद्रन की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एमजीआर को याद किया है। उन्होंने लिखा है कि महान एमजीआर को उनकी जयंती पर हम याद करते हैं और उनके जीवन का जश्न मनाते हैं। वो तमिल सिनेमा के सच्चे प्रतीक और दूरदर्शी नेता थे। उनकी फिल्में, खासकर सामाजिक न्याय और सहानुभूति पर आधारित फिल्मों ने सिल्वर स्क्रीन के अलावा भी दिल जीता। एक नेता और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए, जिससे तमिलनाडु के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके काम हमें प्रेरणा देते रहते हैं। और भारत तेज गति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का अनुमान आगे आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद सकारात्मक बना हुआ है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपना भरोसा जताते हुए भारत की रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है। साथ ही उसने भारत को स्थिर आउटलुक भी दिया है। रेटिंग एजेंसी ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा, भारत अगले कुछ सालों में ग्लोबल स्तर पर सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक बने रहने के लिए तैयार है। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, जबकि पिछले साल मई में एजेंसी ने इसके 6% रहने का अनुमान जताया था। एजेंसी का कहना है कि अगले वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी धीमी होकर 6.5% हो जाएगी। भारत में निवेश को लेकर फिच का कहना है कि निवेश विकास के एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के तौर पर बना रहेगा।
रेटिंग एजेंसी का कहना है कि बैंकों और कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट बेहतर स्थिति में है। इससे पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट साइकिल का रास्ता साफ होना चाहिए और ग्रोथ की संभावना को मजबूती मिलनी चाहिए। एजेंसी ने अपनी रेटिंग एक्शन कमेंट्री में इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में महंगाई के मोर्चे पर काबू पा लिया गया है। कोर महंगाई दर में गिरावट आई है। 2022 के आखिर में ये करीब 6% थी, जो दिसंबर में घटकर 3.7% पर आ गई है। इससे रिटेल इन्फ्लेशन को भी काबू करने में मदद मिली है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि रिटेल इन्फ्लेशन दिसंबर 2023 में 5.7% से घटकर 2024 के अंत तक 4.7% हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में जारी है। पुंछ, सांबा, राजौरी और रियासी की पंचायतों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है और उसका जोरदार स्वागत हो रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा पुंछ जिले की गली, पिंडी, जंड्रोला, नंगाली और डिंगला पंचायतों में पहुंची। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों, पंचों, दुकानदारों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने देश को विकसित बनाने की शपथ ली। इस अवसर पर कई लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम PMY जो चलाई है, इसमें मकान मिला, हर कच्चे मकान वालों को मकान मिला। मुझे भी मकान मिला। मैंने वो अपना कच्चा मकान था, फिर हमने उस स्कीम के तहत मैंने अपना पक्का मकान बनाया। वहीं सांबा के विजयपुर ब्लॉक की पंचायत सुचानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन से विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। ग्रामीणों ने सूचना, शिक्षा और संचार वैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता को दिखाया गया, साथ ही योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। नए पात्र लोगों ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन की खुशहाली के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। जब से ये स्कीम आई है तब से हमें अपना बीज और खाद लेने में कोई भी परेशानी जो है वो नहीं हो पा रही है और हमें बहुत सारा लाभ जो है वो मिल पा रहा है। मैंने KCC का लोन लेके अपना काम रखा हुआ है। काम से हम जो भी अपने परिवार का रोजी रोटी जो चला रहे हैं। मैंने अपना लोन लेके अपना रोजगार खोला है और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है और अपने हस्बैंड को भी मैंने एक बिजनेस खोल के दिया है जो अपना चला सकें वो लोन लेके। और मैं यहाँ की सभी औरतों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो उम्मीद परिवार से जुड़े। मैंने मोदी वाला कार्ड बनवाया है जो आयुष्मान है। जब भी मेरे घर में कोई बीमार होता है मेरा उसको डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मोदी सरकार का कि बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि जो गरीब लोगों को, अमीर गरीब क्या औरतों को सभी को जो सिलेंडर दिए हैं। राजौरी जिले की सुंदरबनी और राजौरी ब्लॉक की पंचायत कोटेधारा, हथल और सांकरी में IEC वैन का स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाकर और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करके सशक्तिकरण और उत्थान के लिए एक मंच तैयार किया है, जिसका लाभ लेने वालों का जीवन स्तर सुधर रहा है। गवर्नमेंट हमें राशन भी फ्री दे रही है और 2000 रुपया जो है वो भी दे रहे हैं। हमारी पेंशन भी लग गई, पहले पेंशन भी नहीं लगी, अभी पेंशन भी लग गई हमारी। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया करते हैं, मोदी सरकार। हमें सब कुछ मकान मिले हैं, राशन फ्री मिल रहा है, गोल्डन कार्ड मिला है, सब कुछ मिला है, जो कुछ भी स्कीम है सब मिली है। हम बहुत शुक्रिया इसका करते हैं। रियासी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा पंचायत हल्का रायला से गुजरी और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी मिली। इस कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में लोगों को बताया गया, साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच भी की गई। स्थानीय समुदाय, पंचायती राज संस्थानों और प्रमुख नागरिकों और विभिन्न सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की भागीदारी देखी गयी। पहले साढ़े कच्चे मकान होंदे हे और बारिश में असें बहुत तकलीफ सी। अज असें प्रधानमंत्री तहत जेडे पक्के मकान असें मिलन, अस बड़े खुश हाँ और पूरे ग्रां गी मिलन। एदा बड़ा बेनीफिट लभ्या असें सरकार दा। पहले साढ़े बारिशें कारण बहुत मुश्किल आंदी ही असें, लेकिन अज अस पक्के मकान विच
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ਅਸੀਂ PMAY ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PM ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।